हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सर्ब्सा क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट पीवाईक्यू का पार्ट 2। अब पूरी सीरीज चलेंगी क्योंकि आपके अगस्त मंथ से लेकर दिसंबर तक उसके बीच में बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, डीआई पूछा जाता है, पीपल एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे नेट एग्जामिनेशन है। फिर क्रेट एग्जामिनेशन में जो इलाहाबाद का होने वाला है उसमें रिसर्च मैथडोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसके बारे में हमें एकदम तैयारी अपनी मजबूत करनी होगी। उसके लिए हमें बहुत सारे पीवाईक्यू पहले सॉल्व करने चाहिए। पीवाईक्यू से आपको क्या क्या फायदा होता है, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, टाइम जो मैनेजमेंट है वो परफेक्ट हो जाता है, आप कितनी देर में क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो तो रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी तैयारी जो पीवाईक्यू आपकी हेल्प करवाता है और मैं आपके साथ में वो सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ जो लेटेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। जो अभी 2024 में जो पेपर होके हटे हैं उनमें क्वेश्चंस थे, 2023 के क्वेश्चंस थे। मैं इस तरह से पीछे पीछे मतलब पहले पहले 24, 23, 22 इस तरह से हम लोग इस पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 अभी स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है इफ P8 represent the number P in base 8, then 144 का base 8 और 175 का base 8 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं कोई यहाँ पे आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं दूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको इसे सॉल्व करना बताऊंगी जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी ना हो। तो इतना ध्यान रखेंगे हम। एक छोटी सी बात है कि ऑक्टल, ठीक है, और डेसिमल काउंटिंग, इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि 7 नंबर तक तो दोनों सिमिलर चलने वाला है, कोई इसमें फर्क नहीं होगा। अगर उसका नंबर 7 आएगा तो हम उसका भी 7 ही मानेंगे, 7 से नीचे आएगा तो एज इट इज ऐड करेंगे। पर अगर मान लीजिए 7 की जगह 8 हमें ऐड करना पड़ जाता है, 8 नंबर आता है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो 8 है उसके 2 डिजिट आगे का हम एक्टल में लेंगे, ऑक्टल में लेंगे, जैसे इसका 10 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो ऑक्टल में क्या होगा, 12 होगा। अगर यहाँ 14, यहाँ 12 है तो यहाँ पे 14 होगा। यानी डेसिमल की संख्या में जो भी नंबर होगा उसके 2 स्टेप आगे में ऑक्टल का नंबर होगा। अब चलिए हम यहाँ पर इसको ऐड करके देख लेते हैं। सिंपल है, ऐड करते हैं जिस तरह से हम ऐड करते आए हैं, ठीक है। कहां पर फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ 5 + 4 यानी कि 9। अब मैं 9 यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे ऑक्टल नंबर में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो 9 नंबर अगर होगा तो उसमें 2 और स्टेप अहेड ऑक्टल में होगा यानी कि 11 होगा। 11 यहाँ पे मैं मान लेती हूँ और यहाँ पे मानती हूँ 1 यहाँ, और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 4 हो गया 12। अगर 12 है तो अब क्या मानेंगे हम, 14, तो 4 यहाँ और 1 हो गया अगेन कैरी, 1 2 एंड 3। अब 3 7 के नीचे है तो ये तो एज इट इज ही आएगा 3 4 1। अब ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो 3 4 1 और बेस 8 यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आता था डिसीज से रिलेटेड, तो मरकरी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुआ है, जैसे मिन माता डिसीज था, ठीक है। तो अभी लेकिन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ब्लू बेबी डिसीज। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन विच इज कनेक्टेड टू एक दूसरी बीमारी है। ये बीमारी में क्या होता है, बच्चे की जो स्किन होती है वो या तो थोड़ी पेल पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, या थोड़ा ब्लू स्किन हो जाता है। आईज जो है लेथर्जिक आईज हो जाती हैं, ठीक है। आंखों के कलर भी अलग तरीके के हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट जो है वो पीला पीला होने लगता है। तो पूछा गया है कि इस ब्लू बेबी डिसीज का जो कारण है वो कौन सा पॉल्यूटेंट है। क्या वो मरकरी है, या फिर नंबर 2 पर्टिकुलेट मैटर है, या नंबर 3 नाइट्रेट है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। मरकरी इसका आंसर नहीं है। मरकरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं,
ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि नाइट्रेट की वजह से होने वाला एक डिसीज है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये कब कब हुआ है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 120 कंट्रीज हैं, यानी कि जो सिग्नेटरीज हैं इसके। ठीक है, और ये 30 नवंबर 2015 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, और इसका जो कंप्लीट वर्क है वो क्या है, ये सोलर से रिलेटेड यानी जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितनी डेवलपमेंट हो सकती है वो काम करता है। ओके, और इस समय जब ये फाउंडेशन किया गया था उस समय प्रेसिडेंट थे R.K. सिंह। ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि बाय चांस अगर क्वेश्चन इससे भी जुड़ा आ जाए तो आप लिख सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अब पूछा यहाँ 2 स्टेटमेंट दे दी गई है। 2 स्टेटमेंट में पहले कह रहे हैं लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। तो कुछ स्लोगन है जो इस सोलर अलायंस में यूज किए गए थे कि आइए हम मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। नंबर 2 पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। चाहे कोई घर कितना भी दूर हो लेकिन वहां तक रोशनी पहुंचेगी, यानी कि हम घर चाहे कितनी भी दूर हो, हर घर चाहे कितनी भी दूर हो, घर में रोशनी होगी। तो ये दोनों ही सेंटेंस एकदम सही है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यू टॉपिक है जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न में से एक है, जिसमें बीओसी वॉलेटाइल और पीओपी परसिस्टेंट, पीपल एंड इन्वायरमेंट से ये 2 पॉइंट में से कोई एक ना एक तो क्वेश्चन आपके पास रिपीट होता ही होता है। समझ लेते हैं सबसे पहले वीओसी किसे कहते हैं। वीओसी जो एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, is a type of organic chemical that has a high vapor pressure। इसमें से बहुत जोर से गंध होती है, वो गंध क्या होती है, वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, जो आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से वेपर्स बन जाते हैं, which allows it to evaporate easily into air। और ये हवा में फैल जाते हैं। कभी आप नया नया किसी के घर में पेंट होता है, कलर होता है, उस रूम में जब आप एंटर करते हैं तो जो महक आपको चढ़ती है तो वो महक में भी VOC होता है। तो VOC are commonly found in many products such as paints, cleaning supply and fuels। They can contribute to air pollution and have harmful effects on health and environment। ठीक है, तो इसको आप जरूर से कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, मैंने हिंदी में भी लिख के दे दिया है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इस टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं आपको थोड़े से सोर्सेस बता देती हूँ कि वॉलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं वो किस किस चीज में हो सकते हैं। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, केमिकल बनते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, तो उन सब में भी जो एग्जीक्यूट होते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद जो निकलती है VOC गैसेस वगैरह। ठीक है, पेंट एंड कोटिंग में भी। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जो हम हर घर में यूज करते हैं, आप फिनाइल यूज करते हैं, क्लिनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, तो सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एरोसोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज को अच्छे से याद रखना। एरोसोल्स में कौन सा कंपाउंड माना जाता है, VOC या POP, तो VOC है। ठीक है, एरोसोल्स यानी स्प्रे प्रोडक्ट होते हैं जो आप बहुत जल्दबाजी में डिओड्रेंट और वो सब लगाते हैं, तो कई लोगों को आपने देखा होगा वो कहते हैं कि नहीं हमें ये महक चढ़ रही है, तो वो महक क्या है, वो VOC ही है जो कि एयर में घुल जाती है। व्हीकल एमिशंस यानी एग्जॉस्ट फ्यूल्स, जो इंजन कार में चल रहे हैं, ट्रक्स में है या मोटरसाइकिल में जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक धुआं निकलता है, तो वो क्या एमिट करता है, VOC। ठीक है, फ्यूल स्टोरेज एंड हैंडलिंग, तो गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल व्हेन स्टोर और हैंडल कैन रिलीज। आप देखोगे डीजल फ्यूल में भी एक अजीब सी स्मेल है, वो स्मेल किसी भी चीज की जब स्मेल होती है ना, चाहे खुशबू है चाहे बदबू है, तो वो क्या पास कर रही होती है, कोई ना कोई केमिकल पास कर रही होती है, इसीलिए स्मेल आती है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वेजिटेशन है, कुछ वेजिटेशन जो नेचुरली एमिट करते हैं VOC को, जैसे कि आइसोपेरिन एंड टार्पिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर रही हूँ इसको, और एरोसोल्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है वाइल्ड फायर, जो वेजिटेशन बर्निंग वेजिटेशन हो जाता है, बायोमास रिलीज होती है VOC इनटू द एयर, यानी कि बड़े स्तर पर जो जंगल में आग लगती है उस समय भी VOC है जो एयर में फैल जाती है।
इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि नीचे कारपेट बिछाना, फ्लोरिंग करना, ठीक है, विनाइल फ्लोरिंग है, फिर लाइनोलियम अमिट है, तो ये सारे लाइनोलियम है, ये अमिट निकालते हैं VOCs, ठीक है। वुड प्रोडक्ट जैसे आप प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट है, पार्टिकल बोर्ड एंड प्लाईवुड कैन रिलीज फॉर्मल्डिहाइड, अ टाइप ऑफ VOC। ये भी आप याद रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, कीवर्ड जो आपको याद रखना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो भी एक तरह का VOC है। इंसुलेशन में कहा जाए तो सर्टेन टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल जैसे कि फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, वो भी VOC एमिट करते हैं। ये तो VOC के बारे में था। अब थोड़ा POP के बारे में भी जान लेते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में समझ लेते हैं। POP का फुल फॉर्म है persistent organic pollutant. It's a type of organic chemical that is resistant to environment degradation through chemical, biological and फोटोलाइटिक प्रोसेस। देखो ये भी बिल्कुल VOC की तरह है। डिफरेंस क्या है कि इसका जो इफेक्ट है काफी लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। Because of their persistence, POP can remain in the environment for long period, accumulate in the food chain and pose significant risk. आपकी जो फूड चेन है, लाइफ साइकिल है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं इंटरप्ट करके बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। POP क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं एंड दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्स लीडिंग टू वाइड स्प्रेड कॉन्टामिनेशन। ओके, तो स्थायी जैविक प्रदूषक जो है ये एक प्रकार का जैविक रसायन है जो रासायनिक, जैविक और प्रकाशीय प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में विघटित नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका। अपने स्थायित्व के कारण POP लंबे समय तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। POP अक्सर विषैले होते हैं और अपने स्रोत से लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये POP और VOC के बारे में था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सेशन में, तो क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न है तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।